मैंने तो आपसे दरख्वास्त की थी कि मैं इंशाल्लाह आपको आधे घंटे फारिग कर दूंगा, लेकिन मेरे अपने बहुत बोलने की आदत, ये पहली दो किस्सें लंबी हो गई। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आऊँगा सीधे सीधे, आप इस किताब का ज़रा तारुफ करवाइए, देखिए ये किताब क्योंकि जिसका एक नए कानून पे एक बहुत ही अहम किताब है, वो भी उर्दू में। जी, इस ये किताब जिसका नाम अभी जो हम पाकिस्तान का फाइनल कर अदालती रहे हैं, निज़ाम पाकिस्तान का अदालती और निज़ाम और तनाज़ात का मुतबादिल हल है। तनाज़ात का मुतबादिल हल, जी। एडीआर, ये किताब का नाम है। इस किताब के सब नाम से जाहिर होता है कि इसमें लोगों को ये बताया गया है कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम किस तरीके से काम कर रहा है, कौन कौन सी अदालतें होती हैं और हर अदालत का प्रोसीजर क्या होता है। अच्छा। ये एक तारुफ अदालती निज़ाम का इस तरीके से। फिर उसके साथ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब मुतबाद तनाज़ात का मुतबादिल हल, उसका तारुफ कराया गया है कि मुतबादिल हल क्या है इसका। कितने सफ़ात की किताब आ रही है? ये तकरीबन 125 के करीब सफ़ात होने चाहिए इसमें इसके। मेडिशन पे कितना है और बाकी मेरा ख्याल है कि मेडी 50-50% ही होगा। अंदाजा ये है। तो मकसद उसका किताब का यही है कि लोगों को इसके बारे में आगाही हो। एक तो ये कि वो आम आदमी तो अदालती निज़ाम को भी नहीं समझता, वो तो सीधा जब मसला होता है वकील के पास ले जाता है। अब उसकी वकील की मर्जी है कि वो कहाँ ले जाए, किस अदालत में ले जाए ना ले जाए, वैसे ही काम में घुमाता है। लटकाता रहे। और अदालत में चला जाए तो पार्टी को यही नहीं पता होता कि अदालत होती कैसी है और किस तरीके से काम डेकोरम करती क्या है उसका। और किस तरीके से केस को चलाया जाता है। तो वो तो एक तारुफ अगर हो तो अदालत में जाने से पहले इंसान सोचेगा कि आया मैं इतने गंभीर अदालती निज़ाम में, इतने टेक्निकल अदालती निज़ाम में मैं जाऊं भी ना जाऊं। फिर आप एक चीज़ बता दें तो उसका मुतबादिल भी आप बताएं, अगर वो डिफ़िकल्ट है चीज़ तो उसका मुतबादिल क्या है। तो मुतबादिल के तौर पे हमने एडीआर को का तारुफ करा है कि एडीआर कितनी किस्में हैं एडीआर की। मतलब आर्बिट्रेशन जैसे आपने कहा, मीडिएशन है, कंसिलिएशन है, ओम्बड्समैन है, और इवन सिंपल नेगोशिएशन। मसलन मैं आपको बताऊं ना कि जैसे आप कोई चीज़ बाजार में खरीदने जाते हैं और उसकी कीमत के ऊपर कोई आपस में तनाज़ा खड़ा होता है, भाई इसकी कीमत कितनी होनी जी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप ये दुकानदार को नेगोशिएशन स्किल आती है तो वो उसको बहुत जल्द हल कर लेता है। हम्म। तो सबसे पहले तो हमने नेगोशिएशन के बारे में बताया गया कि नेगोशिएशन क्या होता है और नेगोशिएशन स्किल कैसे डेवलप होती है। फिर नेगोशिएशन स्किल के बाद फिर आर्बिट्रेशन है, मतलब जिसको सालिसी कहते हैं। फिर मीडिएशन है जिसको मसालेहत कहते हैं। मीडिएशन में मसालेहत होती है, उसमें फैसला नहीं होता। और फिर मीडिएटर उसको मीडिएशन कराता है। तो मीडिएशन के बुनियादी उसूल क्या है और मीडिएशन का तरीक़ेकार क्या है, मीडिएशन के फ़वाइद क्या है, इसी तरीके से हर एक चीज़ को अलग अलग डिफ़ाइन किया है हमने और लोगों को बताया गया है कि ये इसका हल ये है, मुतबादिल हल ये है। अब लोग कैसे डिसाइड करें कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं आर्बिट्रेशन में जाऊँ, मैं मीडिएशन में जाऊँ, कंसिलिएशन में जाऊँ, मतलब मुझे नहीं पता। अब आपने मुझे तारुफ तो करा दिया, लेकिन मुझे आप तरीक़ेकार बताएं ना कि मैं कैसे डिसाइड करूँ। तो उसका भी हमने तरीक़ेकार बताया है कि आप किस तरीके से ये फैसला करें कि आपका केस मीडिएशन के लिए बनता है या आर्बिट्रेशन के लिए बनता है या कंसिलिएशन के लिए बनता है। तो ये पूरा इस तरीके से तारुफ कराया। फिर हमने इस वक्त पाकिस्तान में जितने मीडिएशन सेंटर्स काम कर रहे हैं उनका तारुफ कराया गया है, ताकि ये लोगों को पता चले कि भाई मीडिएशन सिर्फ अदालत में नहीं होता, मीडिएशन सेंटर्स में होता है। और वो मीडिएशन सेंटर्स की वेबसाइट पे जाके या उनके टेलीफोन के ज़रिए उनकी सर्विसेज को हायर कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर हमने जितने मीडिएशन पे कवानीन आए हैं उनके बारे में बताया है कि भाई कौन कौन से कवानीन किस सूबे में आए हैं और हर सूबे में इस एडीआर की क्या नौइयत है। तो इस तरीके से एक पूरा तारुफ है जो आवाम की मालूमात के लिए है। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि ये मसालत का कानून, जैसे आपने कहा कि जो 18वीं तरमीम के बाद से हर सूबे ने अपनी अपनी लेजिस्लेशन को खुद देखा है और कहीं पूरा कानून आया है, कहीं पे एग्जिस्टिंग कानून से रास्ता निकाला है, और ये कि किसी न किसी अंदाज में पहले से भी था। फॉर लेमैन, मसालती अदालतें जो एक ज़माने में उनके साथ भी काम करती थी बल्दियाती इदारों के साथ,
उन मसालती अदालतों में और इस मसालहत के कानून में क्या बुनियादी फ़र्क है? देखें ना, मसालिहती अदालतें जो वो थी, एक कानून था, उसका नाम था मसालिहती अदालतों से रिलेटेड था, लेकिन वो मसालिहत के बिल्कुल कंसेप्ट के खिलाफ था। अच्छा। जैसे मैंने कहा ना, मसालिहत में कोई जज का पहलू नहीं होता। मसालिहत में तो मीडिएटर होता है, मसालिहतकार होता है, जो उसको कोई इख्तियार नहीं होता फैसला करने का। मतलब आपकी किताब में इस पहलू को भी कवर जी, किया इस गया है? पहलू को भी कवर किया गया है और बताया गया है कि मसालिहत के प्रोसेस के दौरान क्या क्या इक़दाम होते हैं और उसमें क्या राइट्स हैं पार्टी के। मतलब उसमें ये भी बताया है कि अगर पार्टी को ये एहसास हो जाए कि मीडिएटर इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर क्या करेगा। या ये भी बताया गया है कि मीडिएटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा या मीडिएटर का रिवोकेशन कैसे होगा। तो ये सारे चीज़ें हमने तारुफी पूरे किताब में ये लिखा है ताकि लोगों को आगाही हो सके। हाँ, सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ तो आगाही की है, जी। क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। वरना तो जब आदमी किसी मिडिल मैन के हाथ से चढ़ता है जी हाँ, तो आखिर में जाहिर है कि जो बिल्कुल असल मसला तो कहीं और रह जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल। और इसमें जो देखा जाए अगर, तो मेरा ख्याल है काफ़ी गुंजाइश है अभी काम करने की। एक मुझे इस पे एक चीज़ याद आती है कि ग़ालिबन हज़रत अली करमल्लाहु वजह का कौल है कि उनसे किसी ने पूछा कि बाज़ चीज़ों के बारे में हमें पता था कि हलाल है और बाज़ की चीज़ों के बारे में पता होता है कि हराम है। बाज़ के चीज़ों के बारे में इश्तबा होता है कि हलाल है कि हराम। तो उनका अपने दिल में झाँक के पूछो कि ये तुम्हें शुबह पैदा क्यों हुआ था। तो सिविल मुकदमात में मैं समझता हूँ कि दोनों फरीक़ैन अगर इस खुदा के साथ जवाबदेही के लिहाज से सोचें और अपने आप को दूसरी जगह रख के सोचें कि तो शायद काफ़ी हद तक चीज़ें तो उनकी मसला खुद भी समझ आ जाएगा कि हाँ मैं किस हद तक हक़ पे हूँ या किस हद तक मैं सिर्फ इंटरप्रिटेशन का फ़ायदा उठा रहा हूँ, फैब्रिकेटेड एविडेंसेस का फ़ायदा उठा रहा हूँ। और इसके बाद फिर ये बात पैदा होती है कि जब ये एहसास हो जाए तो फिर चूँकि अपनी नाक नीची नहीं करनी है, एक स्केपगोट चाहिए, तो किसी मीडिएटर को स्केपगोट बना लें कि उसने अगर ऐसी मुसलहत करवा दी, आप 2 कदम पीछे हट गए। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि अदालत में लोग ज़्यादा वक़्त, ज़्यादा पैसा ज़ाया करते हैं। मेरा तो बैंक से ताल्लुक़ रहा है और कई-कई साल और कई-कई लाख रुपए फ़ीस देने के बाद आखिर में फिर बैठते हैं मेज़ के ऊपर और तुम थोड़ा इंटरेस्ट माफ़ करो, तुम थोड़ा प्रिंसिपल दो। तो ये काम अगर पहले दिन कर लिया करें पार्टीज़, तो कितना वक़्त और कितना पैसा बचेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में हर एक को पता होता है कि मेरा केस कितना सच्चा है और इसमें कितना पता होता झूठ है और वकील को पता होता है। आमिज़श है। और वकील के पास तो खैर पार्टी जाती है और वकील तो उसको जरा और खूबसूरत बना देता है झूठ को। जी। वकील झूठ नहीं बोलता, नहीं, वो तो समझाता है। तो वकील के पास जो पार्टी आ रही है वो एक बताता है, लेकिन वो झूठ को अच्छे तरीके से पेश कर देता है। वकील तो बड़ी खूबसूरती से अपने हथियार सारे कार्ड्स खेलता है। जब कोई पार्टी आती है कहती है कि जब मैंने कत्ल कर दिया, कहने नहीं तुम ये कहो तुम्हारे ऊपर इल्जाम है कि तुमने कत्ल किया था, फिर मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। तो बहरहाल चीजें तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो बार काउंसिल का जो लॉ, जो कोड ऑफ एथिक्स वगैरह जो है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं कि जहाँ ये मालूम हो जाए कि किसी वकील दानिस्ता एक गलत केस को रगड़ा है अच्छी तरीके से और टाइम जाए कि अपना भी, पार्टीज का भी और कोर्ट का भी है, तो उस पर किसी किस्म की कोई तादीबी कार्रवाई हो। नहीं, मिसकंडक्ट में शुमार होता है जी, और उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है अगर आप साबित कर दें कि एक केस में गवाही वकील साहब ही नहीं पेश कर रहे हैं, मौक्किल बेचारा गवाहियाँ लाता है लेकिन वकील साहब उसको भगा देते हैं, या वकील साहब अपनी मसरूफियतें के बहाने से उसको केस को लंबा कर रहे हैं अपने किसी पर्सनल इंटरेस्ट के, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है वकील के और बार काउंसिल एक्ट के तहत इसमें एक्शन हो सकता है। जी बिल्कुल, और होता रहता है। अब ये अलग बात है, होता रहता है या नहीं होता रहता है, ये तो क्योंकि बार काउंसिल के जो भी लोग आते हैं वो क्योंकि इलेक्शन के जरिए आते हैं तो उन्होंने अपने वोट बैंक का भी ख्याल करना होता है। जी 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 जी। और अनफॉर्चुनेटली वही काले कोट वाले जो एक दिन आके जज बन के बैठ जाते हैं। अब जाहिर है निजाम आपने ऐसा दिया है कि वकीलों के अलावा कोई जज आ नहीं सकता, या तो सर्विस में से आएगा, सर्विस में भी इनिशियली वकील में से आएगा। जी जी। तो इंशाल्लाह जी ये किताब आ जाएगी तो काफ़ी इसमें रहनुमाई होगी। जी, कोशिश है कि लोगों को आगाही पैदा हो और इसीलिए इसको, किताब को एक लीगल एड सोसाइटी के बारे में आपको इल्म होगा, जस्टिस असलम जाहिद साहब इसके चेयरमैन है और बहुत बड़ा काम है उनका,
ख़ासतौर से जेलों में जो लोग हैं, फिर उसके साथ साथ वो पूरे सिंध में उनके ऑफिसेज है कि लोगों के जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो हल कराते हैं, और जेंडर बेस्ड बहुत ज़्यादा इनका काम है। तो उसने लीगल एड सोसाइटी ने इस किताब को समझा कि हमारे ये काम में मदद देगी और लोगों को आगाही पैदा होगी, तो उन्होंने इस किताब को छापने का इरादा जाहिर किया है। जो आपने शुरू में एक बात की थी वो ये थी कि लोगों को पता नहीं होता है, तो लीगल एड सोसाइटी अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्या ऐसा भी इनका कोई फोरम है जहाँ कोई भी एक आदमी जाके दरवाज़ा नॉक करे, साहब ये मेरा मसला है, आप मुझे बता दीजिए मैं क्या करूँ? इनका इतना ज़बरदस्त निज़ाम है, ये इनका एक टोल फ्री नंबर है। अच्छा, वो हर जगह आपको रिक्शाओं पे भी इश्तहार में नज़र आ जाएगा, आप वेबसाइट पे देख ले। आप सुबह 9 बजे से और शाम 5 बजे तक तो वो सारे उनके वकला ऑनलाइन रहते हैं। उसके बाद उनकी अगर सारे 5 बजे के बाद जो मसाइल आते हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं मशीन पे, और सुबह को आने वाला वकील जो है सबसे पहले आपको कॉल करेगा। ये काफ़ी बड़ी टीम है जो है। बहुत बड़ी, तकरीबन 25-30 वकला बैठे रहते हैं इस पूरे ऑनलाइन, और फिर वो जो राय देते हैं वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज उसको वेरीफाई करता है कि ये राय सही दी गई है नहीं दी गई। इसकी कोई फीस भी नहीं है? उसकी कोई फीस नहीं है। ये मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि लीगल एड सोसाइटी का जो टोल नंबर है वो आपको नीचे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो फॉर गॉड से कभी ऐसा लिटिगेशन का मसला हो तो पहले वकीलों से मशवरा करने पहले एक फोरम जो अवेलेबल है, आपको सिर्फ फ़ोन करना है, टोल फ्री, मतलब आपको कॉल के चार्जेस भी नहीं पड़ेंगे, चार्जेस भी नहीं है, और आप अपना मसला समझाएं और 24 घंटे में किसी को समझाएं जी, किसी वक्त, और वो देखेंगे, उसकी वेटिंग करेंगे, दे देंगे। तो जो चीज़ें हैं उसे हमें खुद भी उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और जब भी कभी ऐसे सिविल नौयत के वाक़यात हों, मामलात हों, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आदमी कब्र में तन्हाई जाता है, ना उसके साथ प्लॉट जाते हैं, ना ज़मीनें जाती हैं, ना मकान जाते हैं, ना पजेरो जाती है, परेड हो जाती है। तो कभी सिविल मुकदमात में मुकदमेबाजी हो तो अपने दिल से फैसला कर लें कि ऐसा ना हो कि माल तो कोई और रखा है बैठ के और जवाब आपको देना पड़े। तो सिविल मुकदमात को हमें कम से कम करना चाहिए, और आपस में मसालेहत के जरिए अगर हल हो जाए चीज़ें तो अच्छा तो आपके पास टोल फ्री नंबर भी है, और साथ ही साथ मैं आपसे एक बार पहले भी मैंने दरख्वास्त की थी कि अगर कोई आपसे रब्ता करे तो आप उसको गाइड करें। जी बिल्कुल, मैं तो गाइड करूंगा। आपकी याद से मैं आपका नंबर एक बार फिर दे रहा हूँ, ताकि अगर कोई समझना चाहे इस चीज को उसके लिए जी बिल्कुल बिल्कुल, उसका फायदा है कि मैं नहीं हर वक्त हाजिर हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है जी, वो मैं दे रहा हूँ सर, के जरिए तो लीगल सोसाइटी का टोल नंबर भी दे रहा हूँ मैं, आपका व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ। कोई मामलात हैं, अपने हक को आप समझना चाहते हैं, अपने जो आप समझते हैं कि मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर है, प्रोवाइडेड ये कि आप अल्लाह के सामने जवाबदेह हो कि अगर मेरे खिलाफ है तब भी मैं करूँगा, उसको देखूंगा, ये तो आप रास्ता करें। क्या ख्याल है इसका? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। आप आखिर में किताब के बारे में कुछ कहना चाहेंगे अपनी? बस किताब जब बाजार में आएगी और लोगों को मौका मिलेगा पढ़ने का तो अंदाज़ा होगा कि हमारे अदालती निज़ाम के साथ साथ जो मसालेहती निज़ाम है, तनाज़ात का अल्टरनेटिव रेजोल्यूशन, तो एक बहुत फ़ायदेमंद है और लोगों के मसाइल को तेज़ी से और बहुत कम अखराजात की बुनियाद पर हल किए जाते हैं, तो लोग उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। मैं ख्याल है साथ ही मैं आपसे याद चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी रिक्वेस्ट पे आप फिर तशरीफ लाए और मेरी यादें आपसे ताज़ा कर दी। थैंक यू।